यानी वायलेंस क्या है, क्या काम करती है, क्या इसके कारण है, क्या इसके प्रकार हैं, हिंसा के मोर्चे क्या हैं, हिंसा से क्या खतरा है और हिंसा को रोकने के लिए क्या सुझाव है, और मीडिया का हिंसा को रोकने में या बढ़ाने में क्या योगदान है। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम आज हिंसा को जानने की कोशिश करते हैं। सर आपकी जैसा कि आवाज आपने बहुत कट पहले रही। नीपा ने 2005 में बताया था, योग हिंसा की अनुपस्थिति को हम शांति की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये छोटा विचार था। लेकिन फिर भी हमें हिंसा के इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हिंसा क्या है, क्योंकि हिंसा अगर समाज में होगी, किसी देश में होगी या किसी राष्ट्र में होगी, तो हम शांति की वहां कल्पना नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हिंसा क्या है। हिंसा शब्द जो है हिंस धातु से बना है, जिसका अर्थ है पीड़ा देना। उसका क्या अर्थ है? पीड़ा देना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी प्राणी को या किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देना हिंसा है। किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देना क्या है? हिंसा है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस कार्य से दूसरों का अहित हो रहा हो, जिससे किसी व्यक्ति का अहित हो रहा हो, वह भी हिंसा है। आमतौर पर हम देखते हैं शारीरिक प्रताड़ना में मारपीट हो, किसी को जान से मारना हो, मानसिक दुख देना हो, किसी पर क्रोध करना हो, यह सब क्या है? हिंसा है। ये हिंसा के अंतर्गत आती हैं। चाहे किसी को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या मानसिक दुख दे रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं, सब किसके रूप में? हिंसा के रूप हैं। इसलिए विचार बहुत से जो विद्वानों ने और विचारकों ने इस पर विचार अपने अपने दिए हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी के अनुसार उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना और गलत भाव रखना हिंसा है। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंसा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले शोषण को भी उन्होंने हिंसा की संज्ञा दी थी। यह गांधी जी द्वारा उनके विचार थे। जुआन गाल्टो जी ने कहा था जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। कोई भी बीमारी हो जिसे हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको दूर नहीं करते हैं तो वो क्या है? एक तरह से हिंसा की श्रेणी में आता है। इसलिए भारतीय दर्शन के अनुसार बात करी जाए, प्राचीन भारतीय की बात, दर्शनों के बारे में बात करते हैं या हिंदू शास्त्रों के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मन, वाणी और कर्म से प्राणियों को पीड़ा देना हिंसा है। हम मन से, वचन से या कर्म से किसी को पीड़ा देते हैं, वो क्या है? हिंसा है। इसी प्रकार पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में भी लिखा था कि स्वयं हिंसा करना, दूसरों के द्वारा हिंसा करवाना अथवा हिंसात्मक क्रिया करने वाले व्यक्ति का समर्थन करना भी हिंसा है। हिंसा की जब बात आती है तो केवल स्वयं हिंसा करना के साथ साथ दूसरों के द्वारा करवाना और हिंसात्मक क्रियाओं का समर्थन करना भी क्या है? हिंसा है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, उसको समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति द्वारा हम जो करवा रहे हैं वह भी एक तरह से हिंसा की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि हिंसा स्वयं के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध शारीरिक बल या शक्ति का साभिप्राय उपयोग है, जिसका परिणाम चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक नुकसान, दुर्बलता या कुविकास के रूप में होता है। तो यह WHO ने चाहा था कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब या किसी समूह के विरुद्ध या समुदाय के विरुद्ध हम शारीरिक बल का किसी उद्देश्य से को लेकर प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? चोट पहुंचना हो या मृत्यु हो या उसको मनोवैज्ञानिक नुकसान हो, दुर्बलता हो या उसका विकास रुक रहा हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो सब हिंसा के अंतर्गत आएगा। अतः हम समझ सकते हैं हिंसा का अभिप्राय केवल प्राणी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना नहीं, अपितु प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है जो कि प्राणी को शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से की जाती है या सामाजिक या मानसिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हिंसा हो सकती है। किसी जीव को सताना हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, धोखा देना हिंसा है, किसी की चुगली करना हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, किसी की निंदा करना हिंसा है, किसी का पक्षपात करना हिंसा है, किसी को गाली देना हिंसा है, किसी पर कलंक लगाना हिंसा है,
बड़ों का सम्मान न करना हिंसा है, सच्ची बात को छिपाना हिंसा, यह सब क्या है, हिंसा की श्रेणी में आती है। सारी जो गतिविधियां हैं हम जो अभी बताई हैं वो सब जो क्यों किसी न किसी व्यक्ति का अहित करती है तो वह किसकी श्रेणी में आती है, सारी हिंसा की श्रेणी में आती हैं। अब बात करते हैं हिंसा क्या करती है, हिंसा अगर होती है तो हिंसा का क्या परिणाम निकल के सामने आता है, हिंसा क्या कर सकती है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हिंसा क्या करती है, हिंसा सबसे पहला हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का काम करती है। क्या करती है, शारीरिक पीड़ा देने का काम करती है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाते हैं या उसको मारते हैं या किसी हथियार से उस पर हमला करते हैं तो वो क्या एक तरह से उसको शारीरिक चोट पहुंचती है तो वो शारीरिक पीड़ा का अनुभव करता है, इसलिए हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का काम करती है। हिंसा मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है। मानसिक पीड़ा किस प्रकार देती है, किसी को धमकी देना, किसी का अनादर करना या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, जब इस प्रकार की गतिविधि हम करते हैं, क्रिया करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा मिलती है और इससे हिंसा मानसिक पीड़ा देने का भी कार्य करती है। हिंसा समाज में भय का वातावरण उत्पन्न का कार्य करती है। अगर हिंसा होती है किसी समाज में तो वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है, भय युक्त हो जाता है, यानी वहाँ भय, लोग भय से रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कहीं भी तुमने देखा होगा बहुत सारी हिंसाएं होती हैं समाज में, चाहे वो संप्रदाय को लेकर हो या अन्य किसी मुद्दे पर हो, तो वहाँ के लोग क्या आपस में वहाँ का एक तरह से वातावरण भय भय युक्त हो जाता है, लोग भय के साथ रहते हैं, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। तो वो क्या हिंसा भय का वातावरण उत्पन्न करती है। हिंसा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारे की भावना को समाप्त करने का कार्य करती है। जब हिंसा होती है तो वो समाज में जो भी सद्भाव है, जब मिलजुल कर रह रहे हैं, भाईचारे की भावना से रह रहे हैं या धार्मिक सहिष्णुता बनी हुई है लोगों में, तो वो उसको क्या समाप्त करने का कार्य करती है। हिंसा मानवीय मूल्यों को छीड़ करने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने बताया शांति के लिए मानवीय मूल्यों का होना जरूरी है। जब मानवीय मूल्यों का छीड़ होगा तो हिंसा क्या है, इसमें प्रमुख योगदान करती है। अगर व्यक्ति हिंसा करता है तो वो मानवीय मूल्यों को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देता है, क्योंकि जब मानवीय मूल्य नहीं होंगे तभी जो लोग ज्यादा हिंसा की ओर प्रेरित होते हैं। हिंसा विकास को अवरुद्ध करती है। किसी भी देश का, समाज का या किसी व्यक्ति का विकास रुक जाता है अगर वहाँ किसी वो उसके साथ हिंसा होती है या हिंसा का वातावरण होता है, तो वह हिंसा एक तरह से विकास को रोक देती है। इसके अलावा हिंसा देश व विश्व की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का कार्य करती है। क्यों, जहाँ जिस देश में हिंसा होती है या विश्व के विभिन्न देशों के बीच हिंसा होती है तो वो क्या है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, जिसका तुम जो परिणाम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अच्छी तरह से देख चुके हैं। क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व के बाद अपार धनहानि हुई थी, जिससे बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। मतलब देश जो है बिल्कुल अर्थव्यवस्था उनकी खराब हो गई थी। तो इसलिए यह हिंसा के कार्य है कि हिंसा के जो प्रभाव है इस प्रकार पड़ता है कि वो हमारे शरीर पर इन क्रियाओं को करती है, हमारे समाज में इन कार्यों को करती है। अब जानने की कोशिश करते हैं हिंसा किस प्रकार की हो सकती है ना, हिंसा किस प्रकार की हो सकती है। जब बात करते हैं हिंसा के पहले बात करते हैं कारणों की, प्रकार के बाद में बात करेंगे कारण। कारण में जो मुख्य कारण जो है उसमें तुम्हारा क्रोध है। क्या है, क्रोध है। क्रोध किस प्रकार जो है हिंसा करता है, क्रोध जो है जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना हो जाती है, क्योंकि एक भयंकर आवेग है, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना हो जाती है मनुष्य सही गलत को भूल जाता है और वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने लगता है, जिससे वह मारपीट करने को तत्पर हो जाता है। तो वो क्या करता है, एक तरह से क्या है, वह हिंसा को बढ़ावा देता है। तो क्रोध प्रमुख कारण है जो कि हिंसा को बढ़ावा देता है। दूसरा है लोभ। जब अधिक आर्थिक लाभ उठाने की आशा से उत्पन्न की जाती है तो क्या होता है, मनुष्य हिंसा करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसके अलावा मोह। मोह जब किसी मोह के कारण या किसी ममता के कारण या व्यक्ति गलत आदतों को विकसित कर लेता है, दूसरों के साथ गलत आदतों को करता है या किसी के साथ पक्षपात करता है, तो वो क्या है, वो उसके अंतर्गत हिंसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अति संग्रह करने की इच्छा। कभी कभी व्यक्तियों में अति संग्रह करने की मतलब ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की आदत को विकसित हो जाती है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, चाहे चोरी के रूप में हो, चाहे डकैती के रूप में हो।
जब इस प्रकार की गतिविधियां करने लगता है तो ऐसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ईर्ष्या, किसी व्यक्ति को ईर्ष्या करना भी वो ऐसा को बढ़ावा देती है। स्पर्धा, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली स्पर्धा भी सारे जो हिंसा को बढ़ावा देती है। अंधविश्वास है वो भी एक अवगुण है जो कि हिंसा को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, मनुष्य इन अवगुणों से प्रेरित होकर के समाज में शांति जो उपस्थित है उसमें बाधा डालते हैं और वो हिंसा का काम करती है। अब जानने की कोशिश करते हैं हिंसा के क्या प्रकार हैं। हिंसा को 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला मौखिक हिंसा, दूसरा मनोवैज्ञानिक हिंसा, तीसरा शारीरिक हिंसा, चौथा ढांचागत हिंसा, पांचवा लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं कि हिंसा कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार, कौन से प्रकार में किस प्रकार की हिंसा आती है। जब बात करें मौखिक हिंसा की, जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है तो इसे मौखिक प्रकार की हिंसा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मुंह से बोलकर किसी को पीड़ा पहुंचाता है उसे मौखिक प्रकार की हिंसा कहते हैं। जिसकी इसमें जो हम हिंसा में किसी को शामिल करते हैं, अपमानित करना, किसी को अपमानित करना, किसी को गालियां देना, चरित्र आचरण पर दोषारोपण करना, धमकी देना, इसके अलावा झूठ बोलना, अविश्वास व्यक्त करना, इसके अलावा पूर्व में की गलतियों को बार बार याद दिलाना, नकारात्मक अपेक्षा को व्यक्त करना। जब इस प्रकार की क्रिया मुख से बोलकर की जाती है तो क्या वो मौखिक हिंसा होती है। मौखिक हिंसा जो है मानसिक रूप से व्यक्ति को विकृत करने की करती है। जब मानसिक रूप से विकृत करती है तो एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि शारीरिक हिंसा की अपेक्षा मौखिक रूप से हिंसा जो है अधिक क्षति पहुंचाती है, क्योंकि इस प्रकार की जब क्षति होती है तो उसमें प्रमाण मिलने का संभावना नहीं होती है। जब प्रमाण नहीं मिलता है तो लोगों को दंड भी नहीं दिया जा सकता है, इसलिए एक चिंता का विषय है। चाहे हम तुम देखो रास्ते में चलते समय कॉलेज सड़क पर जाते हैं या पार्क में, बस या स्टेशनों पर जाते हैं तो लोग क्या सरलता पूर्वक मौखिक हिंसा का शिकार हो जाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता है तो वो क्या होता है, उसको दंडित नहीं करवा पाते। इसलिए क्या है, मौखिक हिंसा में व्यक्ति को मानसिक रूप से विकृत होने की अत्यधिक संभावना पैदा हो जाती है। इसके अलावा बाणी हिंसा पर बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि बाणी की हिंसा मन पर बाहर करती है, बाणी भीतर की पहचान होती है। हमें कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि बाणी का कितना रोल है। तो एक व्यक्ति को ईश्वर ने प्रश्न होकर 3 गोले दिए और कहा इस गोले को भूमि पर गिराकर वह 3 बातें बोलेगा तो वह पूरी हो जाएंगी। इस कहानी में हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, ईश्वर ने प्रश्न होकर उसको 3 गोले दिए और कहा अगर गोले को गिराएगा किसी को भी तो वह 3 बातें बोलेगा, वह उसकी पूरी हो जाएंगी। वह खुशी खुशी घर में घुस ही रहा था कि उसका बेटा आकर उससे लिपट गया और जिससे एक गोला गिर गया और वह गुस्से में बोला तेरी आंखें नहीं है। बच्चे से बोला तेरी आंखें नहीं है, तो इतना कहते ही आंखें उसकी चली गई, क्योंकि एक गोला और गिर गया था। उसने बोला तेरी आंखें नहीं, तो बच्चे की आंखें चली गई। उसने झट दूसरा गोला जमीन पर गिरा कर कहा मेरे बेटे के चेहरे पर आंखें आ जाएं, तो बच्चे के चेहरे पर कई आंखें लग गई। उसकी भयानक सूरत देखकर उसने झट तीसरे गोले को भी नीचे गिराया और कहा बेटे का चेहरा सामान्य हो जाए। इस तरह उसने तीनों वरदान वाणी की असंयमता के कारण बेकार हो गया। अगर उसकी वाणी अगर शुरू में ही सही होती तो उसको जो वरदान मिले थे या जो कृष्ण होकर ईश्वर ने जो उसको 3 गोले दिए हुए थे उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता था, लेकिन वाणी की असंयमता के कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका फायदा नहीं ले पाया। इसलिए वाणी का प्रमुख योगदान है, जिसमें महात्मा आनंद स्वामी जी भी ने कहा है वाणी और सदव्यवहार से द्वेष भाव भी समाप्त हो जाते हैं। वाणी से और सदव्यवहार से, अच्छे व्यवहार से जो भी द्वेष भाव होते हैं वह सारे समाप्त हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक ऐसा क्या है। जब मनोवैज्ञानिक जो कोई भी कार्य जो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाता है, मनोवैज्ञानिक हिंसा का रूप ले लेती है। जब मन से संबंधित कोई व्यक्ति किसी को क्षति पहुंचाता है तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक क्षति होती है, जिसमें
किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान पर आघात किया जाता है। किस पर किया जाता है? किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान पर आघात किया जाता है। जब प्रतिष्ठा और सम्मान पर आघात किया जाता है तो वो क्या, उसको मनोवैज्ञानिक हिंसा का रूप ले लेती। जैसे जबरदस्ती करना, किसी से दबाव दबाव बनाकर कोई कार्य कराना, डराना, धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाना, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, योग्य व्यक्ति को निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर देना, किसी व्यक्ति के साथ बच्चों और नौकरों जैसा व्यवहार करना, अत्यधिक अधिकार जमाना। जब इस प्रकार की गतिविधि होती है तो वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक हिंसा का रूप होती है। जब मनोवैज्ञानिक हिंसा का रूप होती है तो उसके अंतर्गत हम मानसिक रूप से क्षति हमको पहुंचाती है और अपने व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं रह सकता है। इसलिए मानसिक मनोवैज्ञानिक हिंसा को भी खत्म की जो है मनुष्य को अधिक हानि पहुंचाती है। अब आगे बात करते हैं शारीरिक हिंसा की। शारीरिक हिंसा की जो नॉर्मल भाषा में आप जानते हो, शारीरिक हिंसा जो है व्यक्ति को शरीर रूपी कष्ट देती है। इसके अंतर्गत शारीरिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक कष्ट देना, पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाता है। एक तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हिंसा होती है। जैसे बात करें किसी को मारपीट करना, जब मारपीट करेगा किसी को, उसको चोट लगेगी तो वो क्या है, वो दिखाई देगी। इसके अलावा थप्पड़ मारना, धक्का देना, जलाना, किसी हथियार से हमला करना, गला दबाना, ठोकर मारना, जब इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो वो क्या एक तरह शारीरिक हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा जो स्वयं या किसी अन्य को शारीरिक कष्ट या पीड़ा देती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः वही आता है, थप्पड़ मारना, लात मारना, मारपीट करना, धमकी देना और किसी हथियार से उसके हमला करना, गला दबाना, जलाना, इस प्रकार की क्रियाएं जब होती हैं तो वह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। अब आती है ढांचागत हिंसा। जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के हितों की क्षति होती है, उसे ढांचागत हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। कि किसी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संस्था के जो मूलभूत आवश्यकता है अगर उसकी पूर्ति में बाधक है तो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को ये हिंसा दुष्प्रभावित करती है, क्योंकि यह हिंसा एक सामाजिक ढांचे के कारण पैदा होती है, इसलिए इसको ढांचागत हिंसा कहा जाता है। अगर इसके उदाहरणों की बात की जाए तो प्रमुख उदाहरणों में पहला आता है एजिज्म। एजिज्म होता है आयु के आधार पर भेदभाव करना। इसके आधार पर, उम्र के आधार पर भेदभाव करना या किसी के अधिकारों में कमी करना या वृद्धि करना या अवसरों में भेद करना। इस प्रकार की जब गतिविधि आयु के आधार पर होती है तो हम उसको एजिज्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जाने कि अगर कोई साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को इसलिए चयनित नहीं किया जाता है कि उसकी उम्र अधिक है तो वह एजिज्म कहलाएगा। तो वो उम्र को आधार बनाकर किसी की योग्यताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती या उसे बाहर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है तो वो एजिज्म के अंतर्गत आती है। दूसरा है क्लासिज्म। इसका अभिप्राय सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, जाति आधार पर पक्षपात करने और भेदभाव करने से। हम जो किसी के साथ भेदभाव करते हैं सामाजिक रूप से या आर्थिक से या क्षेत्रीय जाति पर आधारित करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से क्लासिज्म होती है। यह भी एक सामाजिक संरचना या ढांचे के अंतर्गत होती है। ये भी जो है ढांचागत हिंसा का अंतर्गत आती है। इस क्लासिज्म के अंतर्गत बात की जाए, जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, यदि कोई अध्यापक किसी बच्चे को अधिक अंक देता है, किस कारण देता है कि वह उसके क्षेत्र का है या उसके यहाँ का रहने वाला है, अगर इस बेस पर अगर उसको देता है तो एक तरह से क्लासिज्म की श्रेणी में आएगा। या कि कोई बच्चा बड़े घर का या बड़े जो पैसे वाले का अगर उसको अधिक अंक दिए जाते हैं तो वह भी क्लासिज्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसे व्यवहार से अन्य बच्चे दुखी हो जाते हैं, वह हिंसा के इसमें पात्र बनते हैं। तो ये एक ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला है एलिटिज्म। इसका आशय कुछ शक्तियों का के हाथों केंद्र सत्ता का केंद्रित होना है। मतलब केवल कुछ व्यक्तियों के या कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथों में जो सत्ता केंद्रित हो जाती है उसको एलिटिज्म के नाम से जाना जाता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, यार
राजनीतिक रूप से हो। ये सभी स्थिति में आम जनता का या सामान्य जनों के हितों को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में हम समझें कि राजनीति में परिवारवाद को हम इसके एलिटिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योग्यता विद्यार्थियों को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता देना भी एलिटिज्म, यानी किसी आर्थिक या सामाजिक या किसी आधार पर कोई सहायता दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, तो वह भी एलिटिज्म के अंतर्गत आती है। एथनोसेंट्रिज्म व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा एवं संस्कृति को अन्य समुदाय या क्षेत्र की भाषा एवं संस्कृति से उत्तम मानने की प्रकृति को एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो चीजें संस्कृति है, अपना समुदाय है, अपनी भाषा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे की संस्कृति, भाषा और उसके समुदाय को श्रेष्ठ नहीं मानता। यह सब क्या है, एथनोसेंट्रिज्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह अपनी संस्कृति के आधार पर अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करता है। इससे वह दूसरे के जो संस्कृति के मान्यताओं, विश्वासों और रीति रिवाजों की आलोचना करता है, जिससे उनको कष्ट पहुंचता है। उदाहरण की रूप में बात करें, हिंदू एवं मुसलमानों द्वारा परस्पर एक दूसरे की संस्कृति की आलोचना करना और अपनी संस्कृति को उत्तम सिद्ध करना, यह एथनोसेंट्रिज्म का ही उदाहरण है, जो कि ढांचागत दिशा के अंतर्गत आता है। आगे नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है किसी एक भौगोलिक अथवा जनसंख्या क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम, लगाव एवं भक्ति को नेशनलिज्म कहा जाता है। मतलब कोई भी अपना जिस क्षेत्र में रह रहा है उससे अगर लगाव है, भक्ति है, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने देश के प्रति भक्ति में ही जो है लीन रहते हैं। अन्य देशों के जो लोग होते हैं तो उनका क्या करते हैं, अपमान करते हैं, जो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है और ऐसा का रूप होता है। इसलिए इसको ढांचागत दिशा के अंतर्गत रखा गया। जैसे उदाहरण के रूप में जाने, भारत और पाकिस्तानियों द्वारा परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने देश को श्रेष्ठ सिद्ध करने की, भारत और पाकिस्तानियों द्वारा परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाना क्या है, नेशनलिज्म के अंतर्गत ही आता है। अगला है सेक्सिज्म। लिंग के आधार पर भेदभाव करना सेक्सिज्म कहलाता है। जैसे महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं, पुरुषों द्वारा स्वयं महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। इससे महिला हमेशा कष्टप्रद वातावरण में रहती हैं। इसके अलावा समाज में यौन शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। तो यह सब ये क्या ढांचागत दिशा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एजिज्म, क्लासिज्म, एलिटिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, नेशनलिज्म और सेक्सिज्म, ये सब ढांचागत दिशा के उदाहरण इसके अंतर्गत ये आती हैं। अब अगली बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। लोकप्रिय संस्कृति जिसे आजकल पॉप संस्कृति भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, आमतौर पर एक समाज के सदस्यों द्वारा प्रथाओं, विश्वासों, वस्तुओं के एक समूह के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, जो एक समय में किसी समाज में प्रभावी और सर्वव्यापी होती है। लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता भी इसका का एक कारण है। अर्थात लोकप्रिय संस्कृति का आशय जो भारतीय संस्कृति हो या पाश्चात्य संस्कृति हो, दोनों से है। लेकिन जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति की बात करी जाए तो हमारी पाश्चात्य संस्कृति में भी सांस्कृतिक अश्लीलता देखने को मिलती थी। जैसे सुरापान करना, लोक गीतों में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, नृत्य आदि प्राचीन संस्कृति के अंग रहे हैं, जो कि उस समय सांस्कृतिक अश्लीलता कहलाते थे। और वर्तमान की बात की जाए तो इसका जो प्रभाव बढ़ता गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत गीतों में गालियां देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, बोलचाल की भाषा में अपशब्दों का प्रयोग करना, लघु परिधानों यानी छोटे कपड़ों का धारण करना, अश्लील नृत्य करना, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो क्या है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता होती है, तो वो भी हिंसा का कारण होती है। क्योंकि इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं, इस प्रकार की जब अश्लीलता होती है, तो ये क्या है, हिंसक कृत्यों को या हिंसक क्रियाओं को जन्म देती है। इससे लोग मौखिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि इस प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाते हैं।
जो कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे। तो इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं तो लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता भी हिंसा का एक कारण समझी जाती है। तो ये इसके प्रकार हैं। हिंसा के जो प्रकार हैं जो मुख्य माने मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। अब बात करते हैं कि भाई हिंसा होती है, हिंसा के मोर्चे क्या है, कि हिंसा के क्या आधार हो सकते हैं उसको करने के, क्योंकि समाज में जब बड़े रूप में देखा जाता है, व्यक्तिगत रूप में देखा था तो हमने देख लिया था क्रोध, लोभ, मोह, अति संग्रह करने की इच्छा के कारण ये हिंसा होती है। लेकिन जब बड़े स्तर की हिंसा की बात होती है तो हिंसा के मोर्चों की बात होती है। जब हिंसा के मोर्चों की बात होती है तो हिंसा के मोर्चे से आशय क्या होता है कि हिंसा के मोर्चों से आशय समाज में व्याप्त उन विसंगतियों, अव्यवस्थाओं एवं हानिकारक अवधारणाओं से है जो कि हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देती हैं। समाज में जब इस प्रकार की अव्यवस्था और हिंसात्मक व्यवस्था जन्म लेती है तो उससे क्या होता है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि केवल हिंसा का जो हमने बताया शारीरिक पीड़ा ही देना नहीं है, बल्कि हिंसा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। भले प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे, लेकिन हिंसा फिर भी होती है और व्यक्ति पीड़ित होता है। हिंसा की सीमा और हिंसा के मोर्चा इनको कहा जाता है। हिंसा के मोर्चों की बात की जाए, इसके अंतर्गत जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और विज्ञापन और गरीबी, ये सब चीजें हिंसा के मोर्चे कहलाती हैं। कि इन्हीं के आधार पर जब हिंसा होती है तो वह बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। जैसे बात करें जाति की, बात करें पहले, जैसे कि प्राचीन समय की बात की जाए तो जाति कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन था, क्योंकि प्रत्येक जाति का कर्म निर्धारित था और कर्म के आधार पर इसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण होता था। लेकिन जिस इस प्रकार जब समय बीतता गया, जाति क्या कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो गई। इससे जो कुछ कार्यों को या ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों को जो कि अन्य जातियों की अपेक्षा निम्न समझा जाता है, तो वो क्या नीची जाति का उनको दर्जा दिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, भेदभाव समय के साथ बढ़ता गया और जातिगत हिंसा का रूप धारण कर लिया। जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए, छुआछूत है या समानता के अधिकार से किसी को वंचित करना है, जातिगत टिप्पणी करना है, ये सब क्या है, हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। क्योंकि वर्तमान समय में पहले जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जातिगत टिप्पणी को केवल व्यक्ति अपराध नहीं मानता था, लेकिन अब जो समय जब परिवर्तन हुआ है तो उसमें क्या लोग जागरूक हुए तो वह इस प्रकार के गतिविधियों का, जैसे छुआछूत का या समानता के अधिकार से वंचित करना, कोई जातिगत टिप्पणी करता है या उच्च जाति के लोगों को किसी वस्तु को जो है निम्न जाति को छूने से मना कर दिया जाता है या मंदिरों में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के लोग क्या जब विरोध करते हैं तो आपस में हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। जब इस प्रकार की हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं वो जातिगत हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं लिंग, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा अभी हम कम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं समाज में जिससे कि हम जो लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा उसमें मिल रहा है। जैसे अभी निर्भया कांड हुआ था, क्योंकि निर्भया कांड में भी या और भी भ्रूण हत्या की जा रही है, घर में लड़कियों को पता चलने पर गर्भपात कराया जा रहा है, नवजात लड़कियों का वध किया जा रहा है, ऑनर किलिंग की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों और कार्यालयों में लैंगिक टिप्पणी की जा रही है। इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या है, लिंग आधारित श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जब इस प्रकार की श्रेणी होती जो है हिंसा होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, लिंग के आधार की बात करें, लड़कियां क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उसके क्या है अंतर्गत मानसिक पीड़ा उनको होती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझाया जाए, किसी लड़की के साथ कुछ लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार कर दिया जाता है तो वह पहले तो अपमान के वैसे किसी को नहीं बताती हैं और मानसिक पीड़ा सहती रहती हैं।
या बता भी दिया जाए तो परिवारजन क्या करते हैं, उसको उल्टा लेते हैं और उसकी स्वतंत्रता को ही बाधित कर देते हैं। कभी कभी उसकी शिक्षा को भी जो है बच्ची की को या लड़की की को बाधित कर देते हैं और यहाँ तक कि उसका विवाह भी जल्दी उम्र में कर दिया जाता है। इस प्रकार उसको दोहरी हिंसा का सामना करना पड़ता है, एक तो बाहरी लोगों के द्वारा, दूसरा इज्जत के नाम पर परिवारजन द्वारा। जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो इससे शिकार व्यक्ति जो भी होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से उनको पीड़ा मिलती है। इससे पूरे परिवार भी कष्ट और पीड़ा उसको पहुंचाता है। तो इस प्रकार लिंग आधारित जो गतिविधियां होती है या हिंसा होती है वो भी उसका एक हिंसा का मोर्चा है, उसके आधार जो है हिंसा को आधार माना जाता है। अब बात करते हैं भेदभाव। भेदभाव बताया जैसे भेदभाव एक ऐसी विचारधारा है जिसके कारण व्यक्ति, वर्ग अथवा समुदाय विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अनाथ बच्चों को कपड़े बांटने जाता है और केवल हिंदू के अनाथ बच्चों को कपड़े देता है, अन्य किसी को नहीं देता है, तो यह व्यवहार किस प्रकार का कहलाएगा? जातिगत भेदभाव कहलाएगा, यह व्यवहार कहलाएगा। इसके अलावा जाति के अलावा आयु, लिंग, अशक्तता यानी दिव्यांगता, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, धार्मिक मान्यताएं आदि भी क्या है? भेदभाव का आधार है। क्योंकि जैसे हमने बताया अभी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, या आयु के आधार पर भेदभाव किया जाता है, या दिव्यांगता, कुछ स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, दिव्यांग को नहीं दिया जाता है, या किसी की भाषा आधारित तो भेदभाव किया जाता है। तो जब इस प्रकार के जो भेदभाव किए जाते हैं तो उससे क्या है, व्यक्ति को उसके अवसर जो प्राप्त होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है और यह घटना व्यक्ति के लिए असहनीय हो जाती है और पीड़ा एवं कष्ट देती है। तो यो भी एक प्रकार की हिंसा है। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय आदि के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति, विशेष, वर्ग अथवा समुदाय के लोगों के प्रति हिंसा है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली हिंसा नहीं, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह जिससे जो आदमी पीड़ित होता है वह शारीरिक और मानसिक रूप से जो है उसको पीड़ा मिलती है। तो ये भेदभाव भी जो है हिंसा का मुख्य आधार है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आप जानते हो, अनैतिक तरीकों का प्रयोग कर दूसरों से कुछ फायदा प्राप्त करना भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार क्या कहलाता है? अनैतिक तरीकों का प्रयोग कर दूसरों से कुछ फायदा प्राप्त करना भ्रष्टाचार कहलाता है। और व्यापक अर्थ में कहा जाए तो निजी और सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित या स्वीकार्य मानक का उल्लंघन करना भ्रष्टाचार है। या सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन हो, किसी भी स्थापित या कोई मानक है उसका उल्लंघन कर रहे हैं हम, तो वो क्या है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार से जो व्यक्ति होता है वह सार्वजनिक संपत्ति को, शक्ति और सत्ता का गलत प्रयोग अपने निजी स्वार्थ और आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। क्योंकि भ्रष्टाचार में से अब तुम जानते हो वर्तमान समाज की बात की जाए तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। जब भ्रष्टाचारों का आज के समाज में बोला चला है, चाहे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो। उसके अलावा एक भ्रष्टाचार एक तरह से बीमारी के रूप में हमारे समाज में फैला हुआ है। इसका प्रभाव हमारे समाज पर और राष्ट्र पर पड़ रहा है और आम नागरिक है उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है जो कि हिंसा को प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा बात करें सांप्रदायिकता की, तो सांप्रदायिकता एक अवधारणा है जो समुदायों के मान्यताओं एवं सिद्धांतों में अंतर होने के कारण संघर्ष और टकराव के रूप में सामने आती है। जब ये क्या है, समुदाय में मान्यता और सिद्धांत में अंतर होते हैं तो वो आपस में टकराव के रूप में यह सामने आती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपनी मान्यता वाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अन्य धर्म को निकृष्ट समझना क्या है? सांप्रदायिकता, यानी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा समझना क्या है? सांप्रदायिकता कहलाता है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हो हमारे देश में सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं
और संप्रदाय के नाम पर लोग इतने हिंसक हो जाते हैं तो वह अपने धर्म के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि दूसरे के धर्म के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की संख्या जो सांप्रदायिकता होती है बड़ी संख्या में हिंसा का माध्यम बनती है। सांप्रदायिकता द्वारा हिंसक दंगों में लोग मारे जाते हैं, इसके अलावा अपंग भी हो जाते हैं और मानसिक विकलांगता उनके अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार की जब गतिविधि की जाती है संप्रदायों को लेकर के तो वो सांप्रदायिकता भी हिंसा को बढ़ावा देती है। विज्ञापन जानते हो, जैसे विज्ञापन क्या है भाई? मीडिया में आप जानते हो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, सोशल साइट्स है। तो इस मीडिया के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा को प्रोत्साहन देने अथवा आमजनों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को विज्ञापन कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ हिंसा के रूप में बात करें जाए तो किसी मत या विचारधारा के प्रचारित करने, उसे जन तक पहुंचाने से हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई हिंसा के इस परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं तो कि यहाँ हमारा मीडिया द्वारा किसी मत या विचारधारा को प्रचारित करने से और उसे लोगों तक पहुंचाने से है। अब बात करते हैं, तुमने देखा होगा कि टेलीविजन पर बहुत से ऐसे विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं जो कि हिंसक दृश्य उसमें दिखलाए जाते हैं, जो कि हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे खतरनाक स्टंट करना, ताकत का प्रदर्शन करना, असामान्य बहादुरी दिखाना। इसमें क्या होता है, बच्चे जब इस प्रकार के अभिनय को देखते हैं, इस प्रकार के विज्ञापनों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, तो दूसरों पर प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे वह दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और उनको पीड़ा या कष्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखे जा सकते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की छिपी हिंसा भी अधिक कष्टप्रद होती है। तो इस प्रकार की जो विज्ञापन है तो इस विज्ञापनों में हिंसात्मक गतिविधियों को नहीं देना चाहिए, और हिंसात्मक गतिविधियों को देते हैं तो वो हिंसा को बढ़ावा करते हैं। इसके अलावा चर्चा भी तुम देखा होगा, मीडिया पर चर्चा होती है विज्ञापनों के द्वारा, किसी धर्म विशेष को ज्यादा प्रचारित किया जाता है, उससे भी लोगों में जो है हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं गरीबी के बारे में। आप जानते हो गरीबी को जब परिभाषित करने की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 33 प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 33 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। लेकिन यह परिभाषा सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, लेकिन जब वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो वह उसके अनुकूल नहीं है। अगर केवल 27 रुपए या 33 रुपए से कमाने वाला व्यक्ति गरीबी से ऊपर आता है, भले ही उसकी चाहे जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो रहा हो। तो इसलिए हम संक्षेप में बात की जाए कि जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है। जब हमारी जीवन निर्वाह की जो आवश्यकता है उनका पूर्ति नहीं हो रही है या उनका अभाव हमारे पास है तो वो क्या है, गरीबी है। जब व्यक्ति गरीबी होता है तो गरीब व्यक्ति होता है तो उसकी जो है इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है या उसकी जीवन निर्वाह की मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार की गतिविधियों को करने लगता है जो कि हिंसा को बढ़ावा देती है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, अपहरण करना, हत्या करना किसी की। इस प्रकार के हिंसक क्रियाएं करने में गरीब व्यक्ति लिप्त हो जाता है। तो गरीबी भी इस प्रकार हिंसा को बढ़ावा देने में प्रमुख कारण रही है, प्रमुख आधार है। तो इस प्रकार हमने हिंसा के मोर्चे जाने जो कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भेदभाव पर, भ्रष्टाचार पर, संप्रदाय के आधार पर, विज्ञापन और गरीबी आधार पर हिंसा को बढ़ावा देने की इसमें बात कही है। अब बात करते हैं हिंसा का खतरा क्या है। जब हिंसा होती है तो किस प्रकार हमको नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार की हानि पहुंचाती है। क्योंकि हिंसा का हमेशा नकारात्मक विनाशकारी रूप में देख सकते हैं, सकारात्मक रूप में हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हिंसा सदैव मानव समाज के लिए विनाशकारी रही है। तो जब कभी भी हिंसा की जाती है तो मानव ताकि हमेशा बलि उसके अंतर्गत चढ़ाई जाती है। मानवीय मूल्यों हो या मानवीय संवेदना हो या संपूर्ण मानव समाज के
प्रति अपने जो कर्तव्य उत्तरदायित्व को भूलकर लोग क्या है हिंसक जो है कार्य क्रियाएं कर देते हैं। तो इसलिए हमारा पूर्ण संपूर्ण विश्व जो है या समाज से पीड़ित है और विभिन्न प्रकार के खतरे के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक खतरा, सामाजिक खतरे के अंतर्गत हिंसा पर समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को क्या कहते हैं? सामाजिक खतरा कहते हैं। जब हिंसा का समाज पर जो कोई प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, वो क्या है? सामाजिक खतरा कहलाता है। तो किसी भी समाज की संरचना उसके नागरिकों से होती है और समाज के लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित अनुभव करते हैं। जब मानसिक और शारीरिक रूप से लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तो वह समाज भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। किंतु हिंसा से पीड़ित समाज को कभी हम स्वस्थ समाज की संज्ञा नहीं दे सकते। हिंसाग्रस्त समाज होगा तो उसमें हमेशा भय का वातावरण होगा और भय के वातावरण से समाज का विकास नहीं हो सकता। उसकी सृजनशीलता, सामाजिक संबंध, मानवीय मूल्य, आदर्श, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि सब खतरे में पड़ जाती हैं। इसलिए हिंसाग्रस्त समाज के लोगों के सोचने समझने की और सही गलत को पहचानने की शक्ति एक तरह से क्षीण हो जाती है। वो अस्वच्छता की भावना महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के लिए गंभीर खतरे पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए सामाजिक खतरा हिंसा का प्रमुख खतरा है। उसके बाद आती है राजनीतिक खतरा। जानते हो जैसे समाज के अधिकांश देशों में क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है और जनता ही तय करती है कि किस प्रकार कौन प्रतिनिधि होगा और किस प्रकार सरकार चुनी जाएगी। सत्ता का निर्धारण जो जनता करती है तो वहाँ हिंसा की गतिविधियां कम होती हैं। अगर किसी देश में जनता हिंसा से पीड़ित है या उसके जो इस प्रकार की सरकार को चुन लिया है कि जो उसको पीड़ित कर रही है, तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में जनता क्या हो जाती है? विद्रोह करने लग जाती है और गृह युद्ध छिड़ने तक के खतरा पैदा हो जाते हैं और नई सरकार का गठन करना पड़ता है। जब गृह युद्ध की बात की जाए तो गृह युद्ध के जब खतरे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की लोगों को हानि पहुंचती है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। लोगों को बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं और आर्थिक गतिविधियों को भी कमजोर या करते हैं। उदाहरण के रूप में जाने तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई बार हिंसा का द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर जबरन सैनिक शासन स्थापित किया गया है। ऐसे सीरिया है, इजराइल है, इराक है, इन देशों में भी तुम हिंसा के राजनीतिक खतरों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए हिंसा राजनीतिक खतरा भी पैदा करती है। आर्थिक खतरा, तो आर्थिक खतरा की बात करें, जब हिंसा होती है, हिंसा से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है। इसके ऐसे जो हिंसाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो औद्योगिक विकास होता है वह भी रुक जाता है और कोई व्यक्ति डर के कारण या भय के कारण उसमें निवेश नहीं करता है। इससे वहाँ के जो लोग हैं उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आप जानते हो भारत में लगभग बजट का एक बड़ा भाग, ये बजट का जो है एक बड़ा भाग रक्षा और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों पर ही खर्च किया जाता है। इससे क्या होता है? भारत की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होती है। तो हिंसात्मक गतिविधियों के लिए बात की जाए, आपने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को, प्रभावों को जाना होगा। जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। यहाँ तक उनकी इतनी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी कि वह किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार के जब युद्ध होते हैं तो या हिंसा होती है तो उससे आर्थिक खतरा भी पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक खतरा की। भारत में धर्म के नाम पर दंगे करना, हिंसा करना सामान्य बात हो गई है। इन दंगों से क्या होता है? दोनों धर्मों को हानि होती है और धर्म के आधार पर जैसे बात की जाए, लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे के पूजा घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं या धार्मिक पुस्तकों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की धार्मिक गतिविधियां होती हैं उनको बाधित करने का प्रयास करते हैं अथवा अन्य कोई हिंसक कार्य करते हैं। तो इससे क्या है? धर्म संकट या धर्म को खतरा पैदा हो जाता है। इसे धार्मिक खतरा
जो है बढ़ता है और धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा सांस्कृतिक खतरा, हमारी भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो शांति प्रिय संस्कृति रही है। सांस्कृतिक संस्कृति रही तो इसमें क्या है, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता का स्थान सर्वोच्च है। हिंसा में इसका कोई स्थान नहीं है। और धार्मिक ग्रंथों में हमारे यहाँ अहिंसा को हमेशा सर्वोच्च माना गया है। लेकिन कुछ हिंसात्मक गतिविधियां या हिंसा करने वाली क्रियाएं होने लगी तो भारतीय संस्कृति भी खतरे में पड़ गई। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत की अनेक संस्कृत धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया, कला स्थापित को नष्ट किया गया। इसके अलावा वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए भारतीय संस्कृति की तो अनेकता में एकता, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि संस्कृति आज खतरे में प्रतीत हो रही है। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा ने लगभग सम्मान करने की भावना को लगभग समाप्त कर दिया है। इसलिए मनुष्य की हिंसात्मक प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को निश्चित रूप से खतरे में डाल दिया है। तो इस प्रकार के जो हमें खतरा जो हिंसा से मिलता है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। अब बात करते हैं हिंसा को रोकने के सुझाव से, किस प्रकार हिंसा को रोका जा सकता है। हिंसा को रोकने की बात आती है तो सत्य, प्रेम, त्याग, सहयोग की भावना, भाईचारा, अपरिग्रह आदि गुणों का विकास करके हिंसा पर विराम लगाया जा सकता है। भाई सत्यता हो, प्रेम हो, त्याग हो, सहयोग की भावना हो, भाईचारा हो, जब लोगों में इस प्रकार की जब भावना होगी, इस प्रकार के गुण होंगे तो हिंसा पर रोक लगाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें मानसिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से सलाह दिलाना, उनका इलाज कराया जाना चाहिए। इसके उनमें गौरवपूर्ण जीवन जीने का आत्मविश्वास जगाया जाएगा। जो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो उनको क्या है, मनोवैज्ञानिक ढंग से सलाह दिलानी चाहिए और उनका इलाज कराया जाना चाहिए। इसके अलावा अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं कानूनों का सहारा लेने के लिए प्रति जागरूक बनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक बनाया जाए जिससे कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित ना हो, चाहे वो मौखिक हो या मानसिक हो या ढांचागत हिंसा हो। जो इस प्रकार की हिंसा से वह ग्रसित नहीं होगा और उसको अपने सामाजिक संस्था और कानूनों का वह सहारा लेगा, उसके प्रति जागरूक होगा। तो बच्चे नियंत्रण में न हो, बहुत जिद्दी हो तो उन्हें क्या है, मनोवैज्ञानिकों से अच्छा सलाह देना उचित रहता है। जब बच्चे अगर नियंत्रण में नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जो कि हिंसा को बढ़ावा देती हैं, तो उनको क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सलाह दिला सकते हैं। इसके अलावा समाज में महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में ज्यादा हिंसा से ग्रसित है। तो महिलाओं को किसी प्रकार की हिंसा सहन नहीं करनी चाहिए। हिंसा होने पर उसका विरोध करना हर महिला का अधिकार है, इसलिए उसको महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। श्रेष्ठ समाज और परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज है संवेदना। जब व्यक्ति में संवेदना होती है तो वह दूसरों की वेदनाओं को समझता है। जब दूसरों की वेदनाओं को समझता है तो उसके अंतर्गत उसके रिश्ते क्या होते हैं, गहरे और मजबूत होते हैं। जब मनुष्य संवेदनशील होगा, परिवार संवेदनशील होंगे और समाज संवेदनशील होगा तो क्या है, दुख अपने आप ही जो परेशानी है और दुख है वह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संवेदना का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम बात करें अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की लोगों को शिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए और भी बहुत सारे कारण सुझाव हैं जो उनको हम हिंसा को जो है खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार हम हिंसा को रोकने के लिए अपने आप को या समाज के लोगों को आगे कर सकते हैं। अब जनसंचार माध्य और हिंसा, जनसंचार माध्य का और हिंसा का क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जनसंचार माध्य आप जानते हो कि जिसके माध्यम से हम किसी संदेश को
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक समाज से दूसरे समाज को, या एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इसके द्वारा हम जो संदेशों को दूसरों को पहुंचाते हैं तो मीडिया का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की मीडिया क्या है, मानव जीवन का एक हिस्सा बन गई है। मीडिया और समाज एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में हैं, और क्योंकि उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया में आप जानते ही हो, मीडिया को 3 श्रेणी में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे लोक संचार माध्य, लोक संचार माध्य के अंतर्गत आप प्राचीन काल में जब इस प्रकार के साधन हुआ करते थे, लोक संचार जो लोगों में संदेशों को पहुंचाते थे या संदेश देते थे, जिसमें कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता था, कठपुतलियों के खेल किए जाते थे, या लोक नाटक किए जाते थे, लोकगीत सुनाए जाते थे, लोक नृत्य किए जाते थे। तो इनका क्या होता था कि वह एक तरह से मनोरंजन तो होती थी, इसके साथ वह सूचना भी देती थी और शिक्षाप्रद भी होती थी। बच्चों जो है उनको क्या एक तरह से वह नैतिक संदेश प्रदान करते हुए समाज को एक संदेश देती थी। यह ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे चौपाल हो, चाहे पंचायत हो, चाहे घर हो, वो इस प्रकार की जो युवा वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां की जाती थी। आज की जमाने की बात की जाए, जनसंचार माध्यम की बात की जाए, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आप देख रहे हो रेडियो है, टेलीविजन है ना। तो इस प्रकार के जो उपकरण है, इंटरनेट है, इसके जो ये सूचनाएं आसानी से लोगों में पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं जानकारी पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार हो या अत्याचार हो, लिंग भेदभाव हो, गरीबी हो, सांप्रदायिकता हो, इस सभी के बारे में जानकारी ये जो साधन है मीडिया के, ये लोगों के लिए माध्यम है। तो चैनलों द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया प्रिंट की बात की जाए तो उसमें मीडिया प्रिंट में समाचार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पोस्टर हैं, विज्ञापन है। तो ये प्रिंट मीडिया के ये भी संदेश देते हैं, तो ये कुछ न कुछ संदेश देते हैं। जैसे समाचार में, पत्रिकाओं में कोई लेख आता है तो वो लोगों को उनके अधिकारों के लिए या उनकी किसी कार्यक्रम की जानकारी होती है या सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। घोटालों जो करते हैं या करप्शन करते हैं उनका पर्दाफाश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही पोस्टर है, पोस्टर और विज्ञापन जगह जगह लगाए जाते हैं तो वह भी कोई संदेश जरूर देते हैं। सही स्थान पर जब पोस्टर लगाया जाता है तो रोज आने वाले व्यक्तियों पर गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखिए मीडिया का प्रभाव यह भी है कि मीडिया आजकल समाज में बुराई फैलाने का भी काम कर रही है। इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। कभी कभी पक्षपातपूर्ण न्यूज को दिखाना या पक्षपातपूर्ण लेख लिखना या भ्रष्टाचार वाले को दबाना और धार्मिक या संप्रदाय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को आयोजन करती है, वाद विवाद कराती है। तो इससे क्या है, हिंसात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि तुम जानते हो कि मीडिया केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि किसी देश की छवि का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार की हमारी जो संचार माध्यम या मीडिया है, उनको क्या है, एक साफ सुथरी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने प्रेषित करनी चाहिए, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना धार्मिक जो है असहिष्णुता के। इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और हिंसात्मक जो गतिविधि हो रही है या विज्ञापन हो रहे हैं उनको रोक लगाने की जरूरत है। इस प्रकार मीडिया का और हिंसा का आपस में संबंध है। ठीक है, आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।